Hello everyone, I am back with another video and today's topic is phase diagram for sulfur system. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फेज डायग्राम फॉर वाटर, वो भी एक वन कंपोनेंट सिस्टम था और सल्फर भी एक वन कंपोनेंट सिस्टम है। कंपोनेंट और फेज के बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप दोबारा देख लीजिएगा। फेज डायग्राम फॉर सल्फर सिस्टम यानी कि वन कंपोनेंट सिस्टम का एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनता है इसका फेज डायग्राम। तो जो फेज डायग्राम है वो हम दो वेरिएबल्स के बीच बना रहे हैं। इसमें हमने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया है। अब आपको ये दिख रहा होगा पूरा डायग्राम और लग रहा होगा कि कितना टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है क्योंकि मैं समझाऊंगी, सब समझ आएगा। तो देखो, इसमें आप सबसे पहले ये ब्लू वाली जो डार्क लाइंस है उन पर ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद डॉटेड लाइंस के बारे में समझेंगे और फिर देखेंगे कि असल में वन कंपोनेंट सिस्टम यानी कि सल्फर सिस्टम हमें क्या समझा रहा है। उससे पहले जान लेते हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम में मैक्सिमम कितने फेज एक साथ रह सकते हैं। 3। हमने वाटर की वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि जब वन कंपोनेंट सिस्टम होता है तो जो मैक्सिमम फेजेस होते हैं जो एक साथ रह सकते हैं यानी कि को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो केवल होते हैं 3, ठीक है। लेकिन जो हमारा सल्फर है वो कितने फेज में पाया जाता है, वो पाया जाता है 4 फेजेस में। कौन कौन सी फेजेस होती हैं? एक होती है इसकी सल्फर की रोम्बोक्लिनिक, एक होती है इसकी रोम्बिक, एक होती है मोनोक्लिनिक, एक होता है लिक्विड सल्फर और एक होता है वेपर सल्फर। जो हमारी रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फेज हैं सल्फर के, वो सॉलिड फेज हैं, ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइन फेज है। उसके अलावा तीसरा है लिक्विड सल्फर और चौथा है वेपर सल्फर। अब होता क्या है, एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के बीच, वो होता है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सल्फर की दोनों स्टेट, दोनों क्रिस्टलाइन स्टेट रोम्बिक और मोनोक्लिनिक एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। कितने टेम्परेचर पर? 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यही कहलाता है इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब अगर हम इस ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पे जाएंगे तो हमें रोम्बिक स्टेट मिलेगी, यानी कि रोम्बिक स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर हम 95.6 से ऊपर टेम्परेचर पर जाएंगे तब हमारी मोनोक्लिनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। तो जो 4 फेजेस होते हैं सल्फर सिस्टम के, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने अभी पढ़ा कि जो एक कंपोनेंट सिस्टम है उसमें मैक्सिमम 3 ही फेज एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जो उसके बाद यहाँ पर जो आप 2 पॉइंट और देख रहे होंगे कि मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट और रोम्बिक स्टेट का मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होता है, वो हम इस ग्राफ के जरिए देखेंगे। देखो, मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री दिया है और रोम्बिक का मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री दिया है। तो आप इसमें देखो, जैसे ये कर्व जब आगे जा रहा है, ठीक है, तो जो ये पॉइंट है वो है रोम्बिक फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा? ये वाला पॉइंट, यानी कि जो ये OA कर्व है हम इसे आगे ले जा रहे हैं, OA डैश बना रहे हैं, तो ये वाला जो A डैश वाला पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर, ठीक है। और मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट कहाँ है? ये B वाला पॉइंट। ये जो मोनोक्लिनिक का कर्व है ये जब B पे जाके रुक रहा है तो ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक का कितना है? 120 है और रोम्बिक का कितना है? 114 है। अब चलो इस कर्व के बारे में समझ लेते हैं। अब जैसा कि हमें पता है 3 हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। लेकिन सल्फर कितने फेजेस में है? 4 फेजेस में, जिसमें से 2 सॉलिड है, 1 लिक्विड है और 1 वेपर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये है AO यानी कि OA, कुछ भी कह लो जो आपको सुइटेबल हो, ठीक है। तो OA कर्व हमें क्या बताएगा? OA कर्व हमें बताएगा कि जो रोम्बिक फॉर्म है सल्फर की उसका सब्लिमेशन कितना है। तो ये बताता है हमें सब्लिमेशन ऑफ SR। अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर SR हो यानी कि रोम्बिक का सब्लिमेशन है,
ऐसे ही SM है तो यानी कि मोनोक्लिनिक का सब्लिमेशन है। उसके बाद देखेंगे कि जैसे कि हम बढ़े आगे OB की तरफ, तो ये OB क्या बता रहा है। अब देखो समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया 95.8। हमने पढ़ा है ये टेम्परेचर क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर यहाँ पर रोम्बिक स्टेट थी तो 95.8 पे पहुंच के अब वो किस में बदल जाएगी, मोनोक्लिनिक में। क्यों, क्योंकि हम 95.8 से ज्यादा वाले टेम्परेचर पे जा रहे हैं, और ज्यादा वाले टेम्परेचर पे हमने पढ़ा मोनोक्लिनिक होती है, स्टेबल है ना। तो जब 95.8 आ गया तो उसके बाद कौन सी स्टेट आ गई होगी, मोनोक्लिनिक आ गई होगी। तो ये जो कर्व है वो बता रहा है सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा BE कर्व। अब ये BE कर्व क्या बता रहा है, BE कर्व हमें बता रहा है कि जो लिक्विड सल्फर है, यानी कि किससे डिनोट किया है, SL, S और L। तो ये जो हमारा लिक्विड सल्फर है, ऐसे ही वेपर को करेंगे SB से, ठीक है। जो हमारा लिक्विड सल्फर है उसका वेपर प्रेशर कर्व हमें बताएगा BE। उसके बाद दिया हुआ है BC। BC क्या है, BC है फ्यूजन कर्व ऑफ सल्फर की मोनोक्लिनिक स्टेट, फ्यूजन कर्व ऑफ SM, यानी कि सल्फर की जो मोनोक्लिनिक स्टेट है उसका फ्यूजन कर्व हमें दिखा रहा है BC। अच्छा, सब्लिमेशन के बारे में, फ्यूजन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। जो वाटर का फेस डायग्राम था उसमें हमने ये सारे टर्म्स पढ़े हैं कि क्या क्या होता है। तो आप वो वाली वीडियो भी देख लेना अगर आपको टर्म समझ ना आ रहे हो। तो जब हमने BC में देखा, BC ने हमें क्या बताया कि जो मोनोक्लिनिक स्टेट है उसका फ्यूजन कर्व क्या है। उसके बाद आप देखो ये जो C है, C पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रेशर कितना है, 1290 एटमॉस्फेयर। फिर हमारी एक लास्ट लाइन बची, एक लास्ट कर्व बचा, वो कौन सा है, OC। ये जो OC है ये हमें बता रहा है कि जो हमारी रोम्बिक स्टेट है और जो हमारी मोनोक्लिनिक स्टेट है वो आपस में कैसे चेंज हो रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांजिशन कर्व ऑफ SR एंड SM, यानी कि इस कर्व में जो इक्विलिब्रियम है वो किस किस के बीच में है, रोम्बिक स्टेट के बीच में और मोनोक्लिनिक स्टेट के बीच में। अब ये हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जब बात की है तो देखते हैं कि बाकी कर्व में कौन कौन से फेज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जो OA है उसमें कौन कौन से फेज इक्विलिब्रियम में है, एक तो सॉलिड फेज और एक वेपर फेज, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा OB है उसमें कौन कौन से फेज है, उसमें एक तो हमारा सॉलिड फेज मोनोक्लिनिक वाला और दूसरा हमारा वेपर फेज। इसी तरीके से अगर हम BE में देखें तो कौन कौन सा फेज है, वेपर फेज और लिक्विड फेज। मतलब ये जो फेजेस हैं, हर कर्व पे जो फेजेस आ रहे हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम BC में देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा फेज आया, मोनोक्लिनिक वाला आया और लिक्विड वाला आया। और ये जो हमारा OC था, OC में हमने पढ़ा कि कौन कौन सा फेज आया, रोम्बिक वाला आया और मोनोक्लिनिक वाला आया। अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि ट्रिपल पॉइंट कितने हैं। हमने पानी के फेज डायग्राम में देखा था कि एक ट्रिपल पॉइंट था। ट्रिपल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर का पॉइंट जिस पर तीन फेज एक साथ रह सकते हैं। और पानी में कितना ट्रिपल पॉइंट था, एक ट्रिपल पॉइंट था। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट की खासियत क्या होती है, ट्रिपल पॉइंट की खासियत ये होती है कि ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। क्यों, क्योंकि हम उस पे मतलब ट्रिपल पॉइंट का नाम लेते ही हमें पता चल गया कि एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स प्रेशर पर ही ट्रिपल पॉइंट बन सकता है। यानी कि हम बिना किसी वेरिएबल को चेंज करे बता सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट के बारे में कि सारा इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसमें कितने ट्रिपल पॉइंट हैं। सबसे पहले देखो ये O, इस O वाले पॉइंट पर भी तीन ग्राफ आकर मिल रहे हैं और तीन फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये O है हमारा ट्रिपल पॉइंट। इसके बाद
बाद है बी। बी भी है हमारा दूसरा ट्रिपल पॉइंट, इस पर भी 3 कर्व आकर मिल रहे हैं, यानी कि 3 फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर एक और ट्रिपल पॉइंट है, यानी कि थर्ड ट्रिपल पॉइंट है, वो है सी। ये रहा, तो सी पर भी 3 कर्व आकर मिल रहे हैं। 3 कर्व आपस में मिलते हैं तो यानी कि 3 फेज आपस में एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद अगली चीज है और लास्ट चीज है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अब हमने ये सारे जितने जो ब्रॉड लाइंस थी उनके बारे में पढ़ लिया, जो डार्क लाइंस थी, लेकिन ये कुछ डॉटेड लाइंस भी बन रही है। देखो ये ओ ए वाली आगे जा रही है, बी ए वाली आगे जा रही है, फिर ये सी तक जा रही है। तो ये डॉटेड लाइंस बताती हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या बता रही हैं? जैसे मान लो कि 95.8 डिग्री या 6 डिग्री पर हमें पता है रोम्बिक मोनोक्लिनिक में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन इसको मतलब इस प्रोसेस को होने के लिए कुछ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, वो भी स्लोली, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर हीट देनी पड़ती है, तब ये प्रोसेस होती है। अब मान लो ये हीट हम नहीं दे पाए, तो होगा क्या कि जो रोम्बिक वाली स्टेट होगी वो आगे जाके वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इसलिए हमने ये कर्व आगे बढ़ा दिया है और फिर ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ होगी? अपनी वेपर फॉर्म के साथ। इसी तरीके से मान लो कि जो लिक्विड वाली सल्फर है उसे हमने कूल करा, यानी कि कम टेम्परेचर पर ले गए और कूल करा, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो भी हम उससे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइंस है वो बता रही है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये जो कर्व्स हैं वो बता रहे हैं सिस्टम का सिंपल इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा पूरा सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम, जो कि एक और एग्जाम्पल है वन कंपोनेंट सिस्टम का। इसमें हमने देखा कि सल्फर के 4 फेजेस होते हैं और किस तरीके से सल्फर के दोनों फेजेस, जो यानी कि सॉलिड वाले रोम्बिक और सॉलिड वाला मोनोक्लिनिक, आपस में बदल जाते हैं और इन आपस में चारों फेजेस में कैसे कैसे कर्व्स बनते हैं। That's all for today. I hope आपको सल्फर का फेज डायग्राम समझ आया होगा। फेज डायग्राम पानी का इससे पहली वाली वीडियो में था, उसमें काफी और चीजें, काफी और टर्म्स जो इस वीडियो में यूज की गई है वो एक्सप्लेन्ड है, तो आप उसको देखिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।